हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फायरॉक्स। मेरा नाम है आयुष दीक्षित और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार वीडियो लेके आया हूं जो कि यूपी टेट से रिलेटेड है। और अभी तक मैंने बहुत सारी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराई हैं, जिनमें से मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस को तैयार किया होगा। और आशा करता हूँ कि आप लोगों की यूपी टेट की तैयारी बहुत ही अच्छी दिशा में और अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप लोग एंड तक मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर यूपी टेट के एग्जाम में पिछले वर्षों से पूछे जा रहे हैं। तो इस टॉपिक को आप लोग बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसमें जो नाम दिए होते हैं वो लगभग सिमिलर होते हैं, इसलिए आप लोगों को इसको समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो अधिगम अक्षमता से रिलेटेड है या इसके ऊपर है, तो ठीक है। अधिगम अक्षमता के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बच्चों में बचपन में कुछ विकार उत्पन्न हो जाते हैं जो कि अधिगम अक्षमता कहलाते हैं। ये विकार मौखिक विकार हो सकते हैं, अर्थात बोलने में, पढ़ने में और लिखने में, या उनको कैलकुलेशन करने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये अधिगम अक्षमता से रिलेटेड होता है। इसकी डेफिनेशन को हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। भाषा संप्रेषण पढ़ने में, लिखने में, अर्थात सीखने में जो विकार उत्पन्न होता है उसे अधिगम अक्षमता कहते हैं। तो क्या होता है कि बच्चों में कुछ परेशानियां बचपन में दिखाई देती हैं, तो इनको ही हम लोग अधिगम अक्षमता के नाम से जानते हैं। इनको मनोवैज्ञानिक भाषा में कुछ नाम दिए गए हैं जिनको अलग अलग तरीके से विभाजित किया गया है, उनको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो नंबर 1 है मौखिक विकार। मौखिक विकार को अफेजिया या डिस्फेजिया के नाम से जाना जाता है। मौखिक विकार को अफेजिया या डिस्फेजिया कहते हैं। सेकंड है पठन विकार। पठन विकार को लेक्सिया या डिसलेक्सिया कहते हैं। यहाँ पर आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इनको समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि सभी नाम लगभग एक जैसे लगते हैं, इसलिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। मौखिक विकार को अफेजिया या डिस्फेजिया कहते हैं और पठन विकार को लेक्सिया या डिसलेक्सिया के नाम से जाना जाता है। थर्ड आता है लेखन विकार। लेखन विकार या इसको लिखने या बोलने का विकार भी कहते हैं। तो इसको मनोवैज्ञानिक भाषा में ग्राफिया, डिस्ग्राफिया, अपेक्सिया या प्रेक्सिया के नाम से जानते हैं। लेखन विकार को ग्राफिया, डिस्ग्राफिया, अपेक्सिया या प्रेक्सिया के नाम से जानते हैं। फोर्थ है गणितीय विकार। गणितीय विकार को डिसकैलकुलिया के नाम से जाना जाता है। इसको आप लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं कि ये कैलकुलेशन जैसा कुछ नेम लग रहा है ना, क्योंकि गणित में कैलकुलेशन होती है, तो इसको कैलकुलेशन के थ्रू आप लोग समझ सकते हैं। डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन जैसा वर्ड है ना, तो इसको इस तरीके से भी याद किया जा सकता है। गणितीय विकार को डिसकैलकुलिया कहते हैं। डिस्थीमिया। डिस्थीमिया तनाव की गंभीर अवस्था है। डिस्थीमिया तनाव की गंभीर अवस्था है। डिस्मॉर्फिया यह मनोविकार है जिसमें भ्रम हो जाता है कि अंग छोटे व अपूर्ण हैं एवं मानसिक विकार, इसको मानसिक विकार भी बोलते हैं। तो डिस्मॉर्फिया क्या होता है, इसमें भ्रम हो जाता है कि अंग छोटे व अपूर्ण हैं। आज का वीडियो बहुत ही छोटा है, इसलिए मैं इसी के अंदर एक मनोवैज्ञानिक के बारे में भी लेके आया हूँ। तो आप लोग इन मनोवैज्ञानिक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं यूपी टेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के मनोवैज्ञानिक के बारे में। आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि यूपी टेट के एग्ज़ाम में ज़्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चन को ही पूछा जा रहा है और मैंने एक एक करके बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट के बारे में आप लोगों को पढ़ाया भी है। तो उनसे आप लोगों ने आशा कर रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस को तैयार किया होगा। उन्हीं में से ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाते हैं सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट अर्थात व्यक्तित्व के विकास से रिलेटेड सिगमंड फ्रायड है। मनोविश्लेषण सिद्धांत का जनक सिगमंड फ्रायड को कहा जाता है। मनोविश्लेषण सिद्धांत का जनक किन्हें कहा जाता है, सिगमंड फ्रायड को ही मनोविश्लेषण सिद्धांत का जनक भी कहा जाता है। व्यक्तित्व के इन्होंने 3 भाग बताए, इदम, अहम, पराअहम।
और मन की डिफिनेशन सिगमंड फ्रायड ने ही दी है। मन के अंतर्गत इन्होंने 3 मनों में इनको वर्णित किया है, जो कि निम्न प्रकार हैं। चेतन मन, चेतन मन का मीन्स होता है कि एक्टिव, अर्थात जब एक्टिव मन होगा तो जागृत होकर हर एक वर्क किया जाएगा, चेतन मन। सेकंड होता है अवचेतन मन, इसमें विचार है, सोच है, ईटीसी। और थर्ड आता है हमारा अर्धचेतन मन, कुछ भूल कुछ याद, इसमें आधा मन ही एक तरीके से माइंड हमारा वर्क करता है, इसलिए कुछ भूल और कुछ याद की कंडीशन हो जाती है। अब आते हैं हम लोग, इन्होंने इदम, अहम और परा अहम को किस तरीके से व्यक्त किया है उसको देखेंगे। इदम में इन्होंने बताया अवचेतन मन से संबंधित होता है, अवचेतन मन से संबंधित इदम होता है। इदम अवचेतन मन अर्थात विचार जिसमें उत्पन्न होते हैं। तो अवचेतन मन कुल मन का 9/10 भाग है। कितना भाग है? 9/10 भाग ही पूरे मन का अवचेतन मन है। इसमें काम की इच्छा, भूख की इच्छा इसी में हो जाती है। सुखवादी सिद्धांत, शैशवावस्था की अवस्था इदम में ही होती है। अब आते हैं ईगो अर्थात अहम, अर्धचेतन मन से संबंधित है। अर्धचेतन अर्थात थर्ड वाला, कुछ भूल कुछ याद से संबंधित है। अहम ईगो होता है, बाल्यावस्था में ये महत्वपूर्ण है, वास्तविकता पर ये आधारित है। अब आते हैं सुपर ईगो की तरफ। परम अहम, इसमें नैतिक गुणों का भाव होता है, चेतन मन से जुड़ा होता है और यह किशोरावस्था से भी रिलेटेड होता है। सुपर ईगो किशोरावस्था से इस तरीके से इसको रिलेट कर सकते हैं क्योंकि यह क्या होता है, इसमें बच्चा अपने आप को सर्वे सर्वा समझने लगता है और अपने आप को ही सर्वशक्तिमान समझने लगता है। ये किशोरावस्था की अवस्था है, इसको तनाव एवं गंभीर की अवस्था भी कहते हैं। तो इस अवस्था में बच्चों के अंदर सुपर ईगो की भावना बहुत ज़्यादा विकसित हो जाती है। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे, क्योंकि आपके एक कमेंट से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके के वीडियो बना सकूं। इसलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।